कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो कानून ये कहता है कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होता है। और जब वो मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होता है तो चूंकि वो कानून की प्रक्रियाओं को नहीं जानता, अपनी बात नहीं रख सकता, तो उसके लिए अधिवक्ता का होना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आप देख रहे हैं आपनो सीकर। अक्षय तृतीया, जिसे अक्सर हम कहते हैं आखातीज, इसे एक शुभ मुहूर्त माना जाता है, लेकिन इस मौके पर कई बार ऐसे काम होते हैं जो हमारे समाज में नहीं होने चाहिए। उसमें से एक ऐसा काम है बाल विवाह। आज इसी को लेकर सीकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई है और ये संदेश दिया गया है कि बाल विवाह पर रोकथाम होनी चाहिए। आज इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास विभाग के सचिव और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज धर्मराज जी मीणा है। उनसे हम बात करेंगे कि अगर आपके आसपास में बाल विवाह से संबंधित कोई सूचना हो तो उसे आप कहां तक पहुंचाएं और इसमें क्या क्या प्रावधान है। सर, मैं सबसे पहले आपनो सीकर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करना चाहता हूं और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि बाल विवाह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हम लगातार सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इसके ऊपर लगातार जागरूकता अभियान भी चले हैं, कमी भी आई है, लेकिन फिर भी कई कई जगह पर हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिन्हें देखकर हमें चिंता होती है कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। आज आपके विभाग की तरफ से एक जागरूकता रैली निकाली गई, संदेश भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो आप तक सूचना किस प्रकार पहुंचाई जाए और इसमें क्या क्या प्रावधान है, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इस बारे में जागरूक कीजिए। धन्यवाद सबसे पहले आपके चैनल का कि आज आपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित बाल विवाह निषेध जागरूकता रैली को कवरेज दिया और इस विषय में हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। जैसा हम सबको विदित है कि हम विशेषकर राजस्थान जो है, जहाँ पे ग्रामीण अंचल में अक्षय तृतीया, जिसे हम आखातीज बोलते हैं, पीपल पूर्णिमा जैसे अभूत सावों पे यदा किदा अब थोड़ा कमी आई है, पहले बाल विवाह अधिक होते आए हैं। तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर परिसर में स्थित है, उनके निर्देशानुसार अभी एक अभियान चल रहा है, बाल विवाह निषेध अभियान। उसी श्रृंखला में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर द्वारा जिला मुख्यालय पर स्कूल स्टूडेंट्स, स्काउट्स गाइड्स के सहयोग से एक बाल विवाह निषेध जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। और हमारे सीकर जिले में जहाँ पे भी हमारी तालुका है, जैसे फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना, ये दातारामगढ़, रिंगस, तो वहाँ पे भी श्री माधोपुर, वहाँ पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आज आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिले में, सीकर जिले में हमारी ये सेवाएं हैं तो कहीं पे भी बाल विवाह ना हो। और ये एक सामाजिक बुराई तो है ही, लेकिन कानूनन एक अपराध है। इसके संबंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है। उसमें विवाह के लिए आयु निर्धारित है, लड़के की उम्र 21 वर्ष, लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र में अगर विवाह होता है तो वो बाल विवाह की श्रेणी में आता है। कानून की स्थिति स्पष्ट है कि विवाह के आयोजन में जो भी भागीदार होगा इस प्रकार के बाल विवाह में, चाहे वो रसोई का काम करने वाला हो, बैंड बाजा वाला हो, या कोई उस बाल विवाह को संपन्न कराने वाला, अनुष्ठान कराने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जिम्मेदार हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं और नियमानुसार उन पर कानूनी कार्रवाई होती है, सजा का प्रावधान है। जहाँ जैसा आपने कहा कि इसकी सूचना, तो हमारे एक हेल्पलाइन नंबर है जो हमने पब्लिक डोमेन में है, वो सबको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, और विशेषकर ये काम जो है सभी जगह एसडीओ कोर्ट, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार, जो भी सरकारी अधिकारी हैं, पुलिस थाना अधिकारी है, कहीं पे भी जागरूक नागरिक की जानकारी में इस तरीके की कोई घटना होना संभावित है, उसकी पुख्ता जानकारी है कि यहाँ पे बाल विवाह हो रहा है, तो वो स्थानीय थानाधिकारी को, तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, अन्य जो भी सरकारी कर्मचारी वहाँ हैं उनको सूचना दे सकते हैं। और हर तालुका पे हमारे तालुका विधिक सेवा समिति है जहाँ के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं, वहाँ पे सूचना दे सकते हैं, हमें सूचना दे सकते हैं। इस प्रकार से उसके बाद में, सूचना प्राप्त होने के बाद में, कानूनी प्रक्रिया के तहत उस बाल विवाह को रोका जाता है। पर मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि बाल विवाह
रोकने की नौबत ही ना आए, क्योंकि बाल विवाह अगर आपने डेट तय कर दी उसके बाद में कैसी स्थितियां होती है, उसमें अगर आपने शादी तय कर दी और सारी चीज़ें तैयार होगी, लास्ट टाइम पे रुकती, तो उससे एक मानसिक मतलब प्रताड़ना भी उन संबंधित परिवारों को झेलनी पड़ती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इसके लिए जागरूक होना होगा कि बच्चे की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के पहले और बच्चे की, लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के पहले हम विवाह ना करें। इसके कई दुष्परिणाम हैं, सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है बाल विवाह के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। तो ये कानूनन अपराध है। कई जो इसके अगर इस प्रकार के अनुष्ठान विवाह में कोई भागीदार होता है, सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, गिरफ्तार होते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, उनके जीवन लगभग बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि शेखावाटी एक शिक्षित एरिया है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरे ज़िले में, वैसे तो पूरे देश में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चूँकि सीकर ज़िले में कार्यरत है तो पूरे ज़िले में कहीं पे भी बाल विवाह की घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, समाज में की भी जिम्मेदारी है। बाल विवाह करने वालों के अपने तर्क होते हैं, वो उनकी आर्थिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का, कई चीज़ों का हवाला दिया जाता है, लेकिन कोई भी चीज़ कानून के ऊपर नहीं है तो उसके किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता और किसी भी कीमत पर बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इसे रुकवाने के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वो जहाँ पे भी ऐसी घटना उसकी जानकारी में आए कोई भी व्यक्ति, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर पे और संबंधित थाने पे या वहाँ पे एसडीओ ऑफिस है या तहसीलदार ऑफिस है या कोई पटवारी हैं, गिरदावर हैं या बीडीओ हैं, जो भी सरकारी अधिकारी उनको सूचना दे सकते हैं और हमें सूचना दें, ताकि इस तरीके की कोई हमारे ज़िले में इस प्रकार का कोई बाल विवाह ना हो। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी बताई कि इस प्रकार की अगर कोई जानकारी आपके पास में है तो अगर आप आस-पास के थाने में सूचना दे सकते हो, और अगर आपको उसमें लगता है आपने कंफर्टेबल नहीं है तो आप कम से कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो हेल्पलाइन नंबर है वो स्क्रीन पर हम आपको डिस्प्ले करवा देंगे, वहाँ पर आप संपर्क करके इसकी सूचना ज़रूर दें। साथ ही इस विभाग में बहुत सारी और चीज़ें मुझे खुद आज पता चली हैं और मुझे लगता है कि आपको भी उनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो सीधी-सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप इस विभाग के माध्यम से अगर करवाते हैं तो आपका काम शीघ्रता से और अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो मैं सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बाल विवाह के बारे में हमने बात की, लेकिन इसके अलावा आपका जो विभाग और बहुत सारे ऐसे काम करता है जो आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप जागरूकता के लिए हमारे दर्शकों को ये बता दें कि कौन-कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, कौन-कौन से वो काम हैं जिसके लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आ सकते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो। ये आपने बिल्कुल कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं का अभी लोगों में उतनी जानकारी नहीं है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक बहुत ही जिम्मेदार विभाग है। ये इसका जन्म कैसे हुआ हमें ये जानना चाहिए। हमारे देश में कानून का राज है और हर चीज़ का कानून विधायिका ने बनाया हुआ है। तो चूँकि जब कानून का राज है और कानून की एक प्रक्रिया है कि जब भी कोई मामला आता है तो कोई व्यक्ति अपने बचाव में ये तर्क नहीं दे सकता कि सर मुझे कानून की जानकारी नहीं थी और मुझसे ये अपराध हो गया, तो वो ये कह के बच नहीं सकता, क्योंकि विधि की भूल क्षम्य नहीं है हमारी कानून व्यवस्था के अंतर्गत। तो चूँकि जब विधि की भूल क्षम्य नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होनी चाहिए। विधायिका ने, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर ने या सेंट्रल लेजिस्लेचर ने जो भी एक्ट पारित किया है उसकी जानकारी देश के नागरिकों को होनी चाहिए, प्रदेश के नागरिकों को। अब हमारे पूरे गवर्नेंस सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो लोगों को विधिक रूप से जागरूक करे। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक, इसको यूँ कह सकते हैं कि जज का काम न्याय करना है, उसके अतिरिक्त उन्होंने स्वतः ये जिम्मेदारी ली और पूरे देश के अंदर एक स्ट्रक्चर तैयार किया। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ। उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में द्वितीय क्रम पे आते हैं, वो उसके चेयरपर्सन होते हैं। उसी प्रकार से राज्य स्तर पर राजस्थान, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ। उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके बाद में द्वितीय क्रम के जो ऑनरेबल
हाईकोर्ट जज साहब होंगे, वो उसके चेयरपर्सन अध्यक्ष होते हैं। उसी श्रृंखला में जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होते हैं वो उस जिले के जिला एवं सेशन न्यायाधीश होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, और उसकी कार्रवाइयों को संचालित करने के लिए एक सचिव होते हैं जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के अधिकारी होते हैं। उस पद पर मैं यहाँ सीकर जिले में सेवाएं दे रहा हूँ। इससे नीचे भी हमारा स्ट्रक्चर है तालुका लेवल पर, जैसे रिंगस है, श्री माधोपुर है, नीम का थाना, ये तालुका है, तो तालुका विधिक सेवा समिति का भी गठन है। और वहाँ उस समिति का अध्यक्ष, वहाँ पे जो न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश जो पद स्थापित है, न्यायिक अधिकारी, वो उसका अध्यक्ष होता है। ये तो मैंने आपको राष्ट्र से तालुका लेवल के की जो व्यवस्था है उसका संक्षिप्त में परिचय दिया है। अब इसकी क्या कार्य योजनाएं, क्या सेवाएं हैं, इसके संबंध में कहना चाहूँगा कि जब हम उसी थ्योरी पर जाएंगे कि जब विधि की भूल क्षम्य नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को विधिक रूप से जागरूक होना चाहिए। उस जागरूकता के लिए ही इस जिला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति का गठन हुआ है। तो ये जो प्राधिकरण और सेवा समिति है, ये अपने अपने क्षेत्र में लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए विभिन्न विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हैं। उसके लिए हमें एक्शन प्लान आता है नालसा से, जिसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इंग्लिश में बोलते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और रालसा राजस्थान राज्य विधिक सेवा, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो वहाँ से एक प्लान आता है पर्टिकुलर डे बाय डे, इस डे पे ये शिविर करना है, इस डे पे ये करना है। तो जैसे अभी ये जो सप्ताह चल रहा है, आज 2 मई है, इसमें हमने बाल विवाह निषेध अभियान का एक सप्ताह चल रहा है। तो ऐसे अलग अलग विषयों पे हम कानूनी रूप से लोगों को जानकारी देते हैं। हमारे अधिकारी और हमारे यहाँ पैनल अधिवक्ता होते हैं, एक PLV होते हैं, वो उस क्षेत्र में जाके अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पे संबंधित विषय के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। ये हमारा प्रचार प्रसार कानूनी रूप से लोगों को जागरूक करने का होता है। कोई भी जैसे हर अलग अलग डे आएगा, जैसे कोई अभी प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो एक अभियान हमारा चल रहा है कि कोई भी बालक जिसकी जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना हो, तो हमारे PLV अभियान चला रहे कि कहीं कोई बालक स्कूल जाने से वंचित तो नहीं रह गया। ये काम बेसिस का सरकार का है, शिक्षा विभाग भी इस पे काम करता है, लेकिन ये हमारा हम भी इस तरीके का अभियान चला रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान है, दहेज प्रथा विरोधी अभियान है, और मतलब तमाम तरह के जो हमें प्रोग्राम आते हैं, हम उन पे कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करते हैं। ये तो केवल प्रचार प्रसार है, लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो ये है कि जिन व्यक्तियों के पास में, मान लो किसी व्यक्ति का खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया और वो वकील करने में सक्षम नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, हमारे निर्धारित मापदंड के अनुसार उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, वो जेल में है, वो कोई बाढ़ पीड़ित है, या वहाँ पे कोई अग्नि लगी उससे पीड़ित है, या किसी भी प्रकार से वो ST SC कैटेगरी का आता है, महिला है, तो और वो जेल में है, जेसी में, तो ऐसा व्यक्ति जब न्यायालय में आता है और वो कहता है साहब मेरे पास तो अधिवक्ता है नहीं, वकील है नहीं मेरी पे, तो ऐसे व्यक्ति को हम निःशुल्क जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है, उसकी ओर से पैरवी करने के लिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो कानून ये कहता है कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर उसे संबंधित मैजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना होता है, और जब वो मैजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होता है तो चूंकि वो कानून की प्रक्रियाओं को नहीं जानता, अपनी बात नहीं रख सकता, तो उसके लिए अधिवक्ता का होना जरूरी है। तो वो कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि साहब मेरे पास अधिवक्ता नहीं है, मेरे को अरेस्ट कर लिया, मेरे को पता नहीं, मेरे घर वालों को भी पता नहीं मैं कहाँ हूँ, तो वो कोर्ट को बताएगा, कोर्ट उससे एक फॉर्म भरवाएगा, और वो फॉर्म हमारे पास आता है, तत्काल प्रक्रिया होती है, और हम उस पर अधिवक्ता नियुक्त करके संबंधित अधिवक्ता को कहते हैं कि आप फला कोर्ट में जाके फला व्यक्ति की ओर से पैरवी करें, तो उसको तत्काल न्यायिक विधिक सहायता प्राप्त होती है। इससे फ्री लीगल एड बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। इसी क्रम में जब राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन होता है, एक साल में लगभग 4 होती, प्रत्येक 3 माह में। अभी 12 मार्च को 2022 की पहली लोक अदालत का आयोजन हुआ। आगामी 14 मई को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन होता है वो भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ही संचालित करती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सीकर न्याय क्षेत्र के उन सभी नागरिकों को जिनका केस न्यायालयों में पेंडिंग है, वो आगामी 14 मई
कि राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे सिविल मामला हो, चाहे आपराधिक मामला हो, इवन जो राजस्व न्यायालय में जो एक मामले लंबित है उनका भी निस्तारण राजीनामे के माध्यम से आगामी 14 मई की राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। कोई व्यक्ति राजीनामा करना चाहता है, उसकी प्रक्रिया ये है कि वो संबंधित न्यायालय को सूचित कर दे कि साहब मैं मेरे प्रकरण में राजीनामा होने की संभावना है, या मैं चाहता हूँ या दूसरा पक्ष नहीं चाहता है, तो वो कोर्ट दूसरे पक्ष को बुला के वहाँ काउंसलिंग करवाता है। 14 तारीख के पहले हमारी कोर्टों में काउंसलिंग चल रही है और उनमें आपस में समझाइश कराती है। किसी बिंदु पर वो सहमत हो जाते हैं तो उस फाइल को 14 मई को रख दी जाएगी और वो फाइल राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित हो जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण होने के बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो समय की बचत है और धन की बचत है। कई मामले होते हैं जो छोटे छोटे मारपीट के मामले होते हैं, आपसी द्वेषता से सिविल सूट दायर कर दिए जाते हैं, वो 10-10, 15-15 सालों से न्यायालय में पेंडिंग है, लेकिन उनमें चूंकि न्यायिक प्रक्रिया की एक अपनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता ही है, तो उससे बचा जा सकता है कि वो आपसी सहमति से राजीनामा करके उस प्रकरण को लोक अदालत से निस्तारित करा सकते हैं। जो राजीनामे से प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित होते हैं उसकी अच्छी बात यह है कि उसकी कहीं अपील नहीं होती, क्योंकि वो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से होता है। जैसे न्यायालय से निर्णय होता है उसमें एक पक्ष एक पक्ष के पक्ष में फैसला होता है, एक के विपक्ष में होता है। जो विपक्ष में होता है वो उसको अपीलेट कोर्ट में चुनौती देता है, फिर वो फर्दर अपीलेट कोर्ट में जाता है, लंबी प्रक्रिया होती है। पक्षकारों के मध्य आपसी द्वेष भेदभाव बना रहता है। तो आपसी राजीनामे से जब प्रकरण निस्तारित होता है तो उनमें सौहार्द कायम होता है, मामला वहीं निपट जाता है, उसकी कोई अपील नहीं होती है। दूसरा, जो सिविल मामले होते हैं, सिविल सूट होते हैं, उसमें जो उन्होंने कोर्ट फीस अदा की होती है पक्षकार ने, वो उसको लोक अदालत के द्वारा अगर मामला निपटा है तो उसको फिर कोर्ट फीस भी लौटा दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा समय और धन की बचत है। राजस्व न्यायालयों में जो एसडीओ कोर्टों में प्रकरण चल रहे हैं वो भी पिछली लोक अदालत से और इस लोक अदालत में हमने राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे हैं। इसमें राजस्थान सरकार के संबंधित विभाग ने सभी जिला कलेक्टर महोदय और इनको एसडीओ को निर्देश है कि वहाँ पे भी लोक अदालत का आयोजन होगा। तो सभी प्रकार के मामले जो मुझे सुन रहे हैं श्रोता, उनके चाहे खुद के हैं या नहीं हैं, लेकिन जो भी आसपास उनके संपर्क से लोग हैं जिनके मामले लंबित हैं, उनको ये सूचित करें कि आगामी 14 मई जो राष्ट्रीय लोक अदालत उसका फ़ायदा उठाएं और आपस में राजीनामे से मामले का निपटारा करा लें। तो उसके लिए संबंधित कोर्ट को सूचना कर दे, कोर्ट पक्ष को बुला लेगी और उनकी काउंसलिंग करवाएगी। 14 तारीख के पहले 1-2 मीटिंग जितनी हो सकती है वो करवाएंगे और उसके बाद में निपटारा हो जाएगा। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का भी एक अभियान चल रहा है। एक इसमें डोर स्टेप काउंसलिंग का भी एक प्रोविज़न आया है कि हम अगर कोर्ट हमको लिस्ट बना के दे रही है, कोर्ट लिस्ट के साथ इतने प्रकरणों में हमने काउंसलिंग करवाई है, लेकिन इनमें डोर स्टॉप काउंसलिंग होनी चाहिए, तो हम अपने पैनल अधिवक्ता के माध्यम से वो जिस सेक्टर का निवासी है, जहाँ अगर ग्राम पंचायत मुख्यालय या पंचायत समिति मुख्यालय या जिला पर नगर परिषद मुख्यालय, तो वहाँ अपने अधिवक्ता को भेज रहे हैं। वो उन दोनों पक्षों में वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से समझाइश करवा रहे हैं और मामलों को अंत तक किसी भी प्रकार से निपटाने की कोशिश की जा रही है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके तहत पिछली लोक अदालत में भी सीकर जिले में अच्छी संख्या में मामले निपटे थे। इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मामले न्यायालय में आ गए हैं उनका तो आप निस्तारण कर ही सकते हैं लोक अदालत में। इस लोक अदालत के जरिए हमारे एक प्री लिटिगेशन का एक प्रोविजन है। उसका मतलब ये है कि पक्ष का कोई मामला कोर्ट में या थाने में नहीं गया है, लेकिन पक्षकारों के मध्य किसी विषय पे विवाद उत्पन्न हो चुका है, तो उस विवाद उत्पन्न हो चुका है, वो न्यायालय और थाने में ना जाए उसके पहले उसका निस्तारण भी हमारे यहाँ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का टेलीफोन का बिल बीएसएनएल का बहुत ज़्यादा आ गया, उसको लगता है कि इतना नहीं आना चाहिए था, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, तो वो संबंधित विभाग के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करे उसके पहले वो हमारे यहाँ पे आवेदन कर सकता है। हम संबंधित विभाग को नोटिस दे के बुला सकते हैं और संबंधित विभाग भी जिनसे उसको बिल वसूली करनी है वो भी हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगा रहे हैं, हम उस संबंधित व्यक्ति से नोटिस दे के बुला रहे हैं, उनकी समझाइश करवा रहे हैं, तो उनके मामला पहले सेटल हो जाता है, तो वो मामला कोर्ट में जाने से रुक जाता है। जैसे धन वसूली के मामले, ऋण के मामले, एना एक्ट के मामले, तो प्री लिटिगेशन की प्रक्रिया भी, काउंसलिंग भी साथ के साथ चल रही है। तो प्री लिटिगेशन और लंबित मामले दोनों की ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें सभी प्रकार के जो राजीनामा योग्य प्रकरण है, भारतीय दंड संहिता में राजीनामा योग्य प्रकरणों की एक सूची दे रखी है सेक्शन 320 में, तो उसमें
जो प्रकरण आते हैं उनमें राजीनामा हो सकता है, उनका राजीनामा हो जाएगा। सिविल में भी जो राजीनामा योग्य उनका राजीनामा हो जाता है सहमति से। तो आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ भी वो अपने आसपास के समाज में इस बात को प्रचारित करे। ये भी एक अपने आप में राष्ट्र की सेवा है कि कोई भी नागरिक न्यायालय में मामला मुकदमा लंबित होता है तो वो हर तरीके से परेशान रहता है, उसका समय जाता है, धन जाता है, तो वो उससे निजात दिला दे। एक सामाजिक सेवा है, तो लोगों को इसके प्रति जागरूक करे कि 14 मई को जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें वो जिनके मामले न्यायालय में लंबित है, आपसी सुलह से, समझाइश से उसका निस्तारण करवाएं। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिली है कि अगर कोर्ट में कोई लंबित मामला है तो उससे दोनों पक्ष ही परेशान होते हैं। तो ऐसे में आप लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से अगर उसको निपटा लें तो दोनों पक्षों का फ़ायदा है। साथ ही ऐसी जो चीज़ें हैं जहाँ पर आप कोर्ट में जाने के बजाय लोक अदालत का सहारा लेते हैं, तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बजाय आपसी सहमति से मामले का निपटारा किया जा सकता है। मुझे लगता है कि विभाग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी धर्मराज जी मीणा ने आपको दी है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से इसका निपटारा किया जा सकता है। इसके अलावा फिर भी अगर कोई ऐसी जानकारी है, आपकी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट कर बताइए, तो उसकी जानकारी हम विभाग से बात करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर ऐसी कोई जानकारी होती है तो हम अलग से एक और वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में अवगत जरूर कराएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।